जय हिंद, नमस्कार। इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह चैनल पर आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। धीरे धीरे ठंड दस्तक देने लगी है। शुरुआती दौर में इससे अपने को बचने का भी प्रयास करिएगा। इस दिशा में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शुरुआती दिनों में ठंड अधिक परेशान करती है। बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। तो मित्रों, आगे अब हम बढ़ते हैं। कल मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया था निर्धनता और उसके विविध पक्ष। आज उसका दूसरा पार्ट हम जिक्र करने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट के बारे में आपके साथ हम चर्चा करेंगे। कल हमने निर्धनता मापने की सापेक्ष विधि का डिस्कशन किया था। सापेक्ष विधि के उपकरण क्या है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था और स्टडी मटेरियल पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराया था। आज का भी स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध है पीडीएफ में। तो आज हम डिस्कस करेंगे निर्धनता निर्धनता मापने की निरपेक्ष विधि। निर्धनता मापने की निरपेक्ष विधि। निरपेक्ष विधि निर्धनता मापने की निरपेक्ष विधि के अंतर्गत मौद्रिक रूप में और कैलोरी के रूप में गरीबी रेखा डिफाइन की जाती है और उसके आधार पर निर्धनों का आकलन किया जाता। कैलोरी के रूप में या मौद्रिक रूप में गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है। उस स्टैंडर्ड मानक से जिन लोगों को कम प्राप्त होता है उसे गरीब कहा जाता, उसे निरपेक्ष गरीब कहा जाता। तो आपसे पूछा जा व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी क्या? तो आप कहना निरपेक्ष गरीबी वह गरीबी है जिसके अंतर्गत व्यक्ति निर्धारित मानक स्तर से कम पोषण तत्व या कम आय प्राप्त कर पाता, उसे निरपेक्ष गरीबी की स्थिति कहा जाता। निरपेक्ष गरीबी में हम अलग अलग उपकरणों का प्रयोग करते हैं। निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत हम सबसे पहले निर्धनता रेखा, गरीबी रेखा की बात करते हैं, पॉवर्टी लाइन, निर्धनता रेखा। दूसरा यहाँ पर हम बात करते हैं आपका यूआरपी, एमआरपी, एमआरपी, इनके बारे में बात करते हैं। तीसरा हमारा एचपीआई और चौथा एमपीआई। यह हमारा निर्धनता मापने के निरपेक्ष विधि के उपकरण है। These are tools of measuring poverty through absolute method. एब्सोल्यूट मेथड, निर्धनता रेखा, यूआरपी, एमआरपी, एमएमआरपी, एचपीआई और एएमपीआई, इसके माध्यम से हम निर्धनता को मेजर करते। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपको गरीबी रेखा की। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन क्या होती? मित्रों, पॉवर्टी लाइन कैलोरी के रूप में भी डिफाइन की जाती है और मुद्रा के रूप में भी डिफाइन की जाती है।
अलग अलग देशों में मुद्रा के रूप में या कैलोरी के रूप में अलग अलग परिभाषा दी गई है। विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पॉवर्टी लाइन भी डिफाइन की गई है, जो मुद्रा के रूप में डिफाइन की गई। तो हम निर्धनता रेखा को, पॉवर्टी लाइन को पहले मुद्रा के रूप में डिफाइन करते हैं। मौद्रिक गरीबी रेखा मुद्रा की उस न्यूनतम मात्रा को व्यक्त करती है। गरीबी रेखा मुद्रा की उस न्यूनतम मात्रा को व्यक्त करती है जो किसी व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए, किसी व्यक्ति को बुनियादी आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए आवश्यक होती है। अगर किसी व्यक्ति को इतनी आय प्राप्त नहीं होती तो उस व्यक्ति को गरीब माना जाता है। आपसे पूछा जब मौद्रिक गरीबी रेखा क्या है या गरीबी रेखा क्या है, तो आप कहना गरीबी रेखा मुद्रा की उस न्यूनतम मात्रा को व्यक्त कर मुद्रा की न्यूनतम मात्रा को व्यक्त करती है जो किसी व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। अगर किसी व्यक्ति को इस निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम आय प्राप्त होती है तो उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। भारत में मौद्रिक गरीबी रेखा पहली बार 1962 में परिभाषित की गई। योजना आयोग के एक विशेषज्ञ समूह द्वारा 1962 में भारत में गरीबी रेखा को मौद्रिक रूप में पहली बार परिभाषित किया गया। उस समय योजना आयोग ने यह बताया कि अगर किसी व्यक्ति को 20 रुपया मंथली प्राप्त हो रहा है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं होगा, उस व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा। तो मौद्रिक रेखा शुरू में 20 रुपया मासिक डिफाइन की गई थी। इसके बाद इसमें समय समय पर वृद्धि की गई क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ती है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि होती, तो इसके अनुसार गरीबी रेखा में की परिभाषा को भी समय समय पर संशोधित किया जाता रहा। तो मौद्रिक गरीबी रेखा मुद्रा की उस मात्रा को व्यक्त करती है जो यह बताता है कि किसी व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए कम से कम इतनी मुद्रा अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहीं पर हम डिफाइन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा पहली अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा विश्व बैंक द्वारा प्रतिपादित की गई है। यह मौद्रिक रूप में परिभाषित की गई है। आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन किसके द्वारा परिभाषित की गई है, तो आप कहना इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन विश्व बैंक द्वारा परिभाषित की गई है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन
इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन विश्व बैंक ने मौद्रिक रूप में परिभाषित किया। शुरू में $1 प्रति व्यक्ति आय को गरीबी रेखा का मानक बनाया गया। $1 पर डे पर पर्सन को गरीबी रेखा का पैरामीटर माना गया। धीरे धीरे इस परिभाषा में संशोधन किया जाता रहा। वर्तमान में $1.90 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय को गरीबी रेखा माना गया। अगर इससे किसी व्यक्ति को कम आय प्राप्त होती है तो वह गरीब है, वह अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। एक बार हम फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा मौद्रिक गरीबी रेखा है, जिसे विश्व बैंक द्वारा परिभाषित किया गया। शुरू में विश्व बैंक ने $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय को गरीबी रेखा माना था, परंतु वर्तमान में विश्व बैंक ने इस परिभाषा को संशोधित किया है। वर्तमान में $1.90 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मौद्रिक आय को गरीबी रेखा मानी गई है। भारत में मौद्रिक गरीबी रेखा परिभाषित तो की गई है जरूर, चाहे वह रंगराजन समिति हो या उसके पहले योजना आयोग ने जो परिभाषा, उसको लेकर वर्तमान में विवाद बना हुआ। लेकिन फैक्ट याद रखना कि भारत में पहली बार गरीबी रेखा मौद्रिक रूप में कब परिभाषित की गई, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1962 में। किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? योजना आयोग द्वारा प्रतिपादित की गई। उस समय 20 रुपए को गरीबी रेखा का मानक माना गया था। हमने शुरू में कहा कि गरीबी रेखा मौद्रिक रूप में भी परिभाषित होती है और कैलोरी के रूप में भी। गरीबी रेखा कैलोरी के रूप में भी परिभाषित होती है। कैलोरी के रूप में भी परिभाषित, कैलोरी के रूप में गरीबी रेखा, कैलोरी के रूप में गरीबी रेखा, कैलोरी के रूप में गरीबी रेखा प्रतिपादित करने का सुझाव, डिफाइन करने का सुझाव 1945 में सर्वप्रथम 1945 में आर बायड द्वारा दी गई। आर बायड द्वारा गरीबी को परिभाषित करने का सुझाव कैलोरी के रूप में दिया गया। आर बायड FAO के प्रथम महानिदेशक थे। इन्होंने कहा कि गरीबी रेखा को कैलोरी के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। तो वर्तमान में विभिन्न देशों द्वारा अपने भौगोलिक परिस्थितियों को, अपनी पर्यावरणीय परिस्थितियों को, अपने देश की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कैलोरी के रूप में गरीबी रेखा परिभाषित की गई है। भारतीय योजना आयोग ने पहली बार 1974 में कैलोरी के रूप में गरीबी रेखा परिभाषित किया। पहली बार कैलोरी के रूप में गरीबी रेखा योजना आयोग द्वारा 1974 में परिभाषित की गई और यह परिभाषा आज भी चली आ रही है। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसी व्यक्ति को
प्रतिदिन 2400 कैलोरी पोषक तत्व और शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को 2100 कैलोरी पोषक तत्व से कम प्राप्त हो रहा है तो उसे गरीब माना जाएगा। योजना आयोग ने गरीब योजना आयोग द्वारा गरीबी को कैलोरी के रूप में 74 में परिभाषित किया गया। योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा न्यूनतम उपभोग व्यय की सीमा या न्यूनतम पोषक तत्वों की मात्रा को व्यक्त करती है। कैलोरी के रूप में गरीबी रेखा पोषक तत्वों की न्यूनतम मात्रा को व्यक्त करती है। आपसे पूछा जाए गरीबी रेखा क्या है तो आप कहना गरीबी रेखा पोषक तत्वों की न्यूनतम मात्रा को व्यक्त करती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी को मानक माना गया है। पहले केवल कैलोरी के रूप में गरीबी रेखा की, अब कहा जा रहा है गरीबी रेखा प्रोटीन को, गरीबी का निर्धारण करते समय प्रोटीन को ध्यान में रखना चाहिए, वसा को ध्यान में रखना चाहिए, खनिज पदार्थों को ध्यान में रखना चाहिए, मिनरल्स को, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो अब गरीबी को परिभाषित करने के दायरे में वृद्धि हुई। तो गरीबी रेखा के आधार पर भी पॉवर्टी की माप की जाती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को गरीब कहा जाता है। नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अब देखेंगे इस फिगर में भी, तो मैंने आपको इस मटेरियल में ये सब कुछ डिफाइन मैंने किया कि जो गरीबी रेखा क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा मैंने यहाँ पर आपको बताया। निरपेक्ष विधि यह बताया कि मैंने निरपेक्ष विधि के अंतर्गत गरीबी रेखा यूआरपी, एमआरपी, एमएमआरपी इनकी बात की जाती है। तो कैलोरी के रूप में गरीबी रेखा क्या है, मौद्रिक रूप में गरीबी रेखा क्या है, या जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। तो एक वर्ड होता है निर्धनता अनुपात, पॉवर्टी रेशियो। निर्धनता अनुपात यह बताता है, निर्धनता अनुपात, कि किसी देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा। निर्धनता रेखा यह दर्शित करता है कि किसी देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। अगर कहा जाए कि निर्धनता अनुपात 25% है तो इसका मतलब कि 25% जनसंख्या पॉवर्टी लाइन के नीचे है, वह उसे बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। निर्धनता अनुपात का फार्मूला होता निर्धनों की संख्या अपान कुल जनसंख्या इंटू 100। इस फार्मूला से पॉवर्टी रेशियो निकाला जाता है। निर्धनों की संख्या अपान कुल जनसंख्या इंटू 100, इस फार्मूले से निकाला। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता कि यहाँ पर हम प्रतिशत में इसे बदलते हैं, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता। क्लियर हुआ? तो यह सब क्या था, गरीबी रेखा से सम। अब हम आते हैं यूआरपी, एमआरपी, एमएम
आरपी की बात हम करते हैं, यूआरपी, एमआरपी और एमएमआरपी। देखिए, यह गरीबी मापने के तरीके हैं। यूआरपी, एमआरपी। यूआरपी का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। यह हमने लिखा यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड या यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। यूआरपी और एमआरपी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड या मिक्स रेफरेंस पीरियड, इन दोनों कंसेप्ट को संजीव रेड्डी समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में प्रयोग किया गया। यूआरपी यह बताती है कि एक व्यक्ति या एक परिवार 30 दिन में खाद्यान्न और उससे संबंधित वस्तुओं पर कितना खर्च करता। एक व्यक्ति या एक परिवार 30 दिन में खाद्यान्नों और उससे संबंधित वस्तुओं पर कितना खर्चा कर रहा, इसमें देखा जाता। यूआरपी में हम देखते हैं कि 30 दिन में एक व्यक्ति खाद्यान्न और उससे संबंधित वस्तुओं पर कितना खर्च कर रहा। अगर वह निर्धारित मानक से कम खर्च कर रहा तो उसे गरीब माना जाएगा। एमआरपी में 5 गैर खाद्यान्न वस्तुओं, एमआरपी में 5 गैर खाद्यान्न वस्तुओं, 5 गैर खाद्यान्न वस्तुओं को 365 दिन के संदर्भ में देखा जाता। एमआरपी में 5 गैर खाद्यान्न वस्तुओं को 365 दिन के संदर्भ में देखा जाता है। अब प्रश्न है कि यह 5 गैर खाद्यान्न वस्तुएं क्या हैं। देखो, 5 गैर खाद्यान्न वस्तुओं में सबसे पहले होता फ्रूट बियर, जूते और चप्पल की बात होती है, फ्रूट बियर। दूसरा कपड़ा की बात होती है। पहला यहाँ पर है जूते एवं चप्पल, 5 गैर खाद्यान्न वस्तु। दूसरा जो है कपड़ा की बात होती है। तीसरा आवास की बात होती है। चौथा शिक्षा की बात होती है। चौथा क्या है? शिक्षा की बात होती है। और पांचवा संस्थागत चिकित्सा व्यय, संस्थागत चिकित्सा व्यय। यह 5 गैर खाद्यान्न वस्तुएं। यहाँ पर देखा जाता है कि एक व्यक्ति 365 दिन में 5 गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर कितना खर्च कर रहा है, इसके संदर्भ में यहाँ पर देखा जाता कि 5 गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर उसके द्वारा कितना खर्च किया जा रहा। संस्थागत चिकित्सा व्यय का मतलब है व्यक्ति क्या हॉस्पिटलाइज हुआ है। इन संदर्भों में यह देखा जाता है। तो यूआरपी में 30 दिन में खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न की बात की जाती है, जबकि एमआरपी में 5 गैर खाद्यान्न वस्तुओं के बारे में, जिसमें जूते, चप्पल, कपड़ा, आवास, शिक्षा, संस्थागत चिकित्सा व्यय इत्यादि के बारे में देखा जाता। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा है संशोधित मिश्रित, संशोधित मिश्रित
स्मरण अवधि, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। अब हम MMRP की बात करने जा रहे हैं, मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड। इसमें देखा जाता है कि 365 दिनों में 5 गैर खाद्यान्न वस्तुएं की बात की जाती है जो MRP में था। फिर इसके बाद देखा जाता कि 7 दिन में खाद्यान्न वस्तुएं पर व्यक्ति कितना खर्च कर रहा। फिर देखा जाता है कि 30 दिन में व्यक्ति खाद्यान्न, हम 30 दिन में व्यक्ति खाद्यान्न और ईंधन तथा अन्य सेवाओं पर कितना खर्च कर रहा। MMRP में यह देखा जाता। हमने क्या शुरू में देखा जब 365 दिन में वह खाद्यान्नों पर कितना खर्च कर रहा, 7 दिन में खाद्यान्न पर कितना खर्च कर रहा, खाद्यान्न और उससे संबंधित वस्तुएं, जिसमें मांस की भी बात होती है, सब्जी की भी बात होती है, तेल की बात, पिज्जा बर्गर इत्यादि की बात हो जाएगी, जो खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद है। फिर 30 दिन में देखा जाता है कि व्यक्ति खाद्यान्न के साथ साथ ईंधन पर कितना खर्च कर रहा या गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर कितना खर्च कर रहा या अन्य सेवाओं पर कितना खर्च कर रहा। यह सब कुछ इस नोट में सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया। तो MMRP में इनको देखा। तो भारत में जो है गरीबी का आकलन करते समय URP, MRP और MMRP इन तीनों अवधारणाओं का प्रयोग किया जा रहा है। इनके आधार पर गरीबी का आकलन किया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। गरीबी मापने के जो अन्य पहलू हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। जो हमारा यह मानव निर्धनता सूचकांक क्या है या मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव निर्धनता सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव निर्धनता सूचकांक। इसके बारे में हम आपसे परिचर्चा करेंगे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर के। मानव निर्धनता सूचकांक की अवधारणा 1997 में UNDP द्वारा दी गई। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 1997 में मानव निर्धनता सूचकांक की अवधारणा डिफाइन की गई। आपसे पूछा जाए कब डिफाइन की गई तो आप कहना 1997 में। किसके द्वारा डिफाइन की गई? UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा डिफाइन की गई। क्लियर हुआ? दूसरा पहलू हम आते हैं, इसमें पूछ HPI क्या? HPI निर्धनता मापने का एक संकेतक है। HPI यह भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के विचारों पर आधारित है। अमर्त्य सेन का कहना है कि निर्धनता केवल संसाधनों की कमी के कारण नहीं उत्पन्न होती है, बल्कि निर्धनता जो है संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग न हो पाने के कारण उत्पन्न होती है। निर्धनता केवल संसाधनों की कमी के कारण उत्पन्न
उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि निर्धनता संसाधनों की कमी के साथ साथ संसाधनों के अधिकतम उपयोग न हो पाने के कारण उत्पन्न होती है। तो अमर्त्य सेन का कहना कि निर्धनता का आकलन करते समय केवल खाद्य सुरक्षा को ही ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। अमर्त्य सेन का कहना है कि पॉवर्टी का आकलन करते समय केवल फूड सिक्योरिटी को ही ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि फूड सिक्योरिटी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, मनोरंजन, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और इनके आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाना चाहिए। अमर्त्य सेन का यह कहना था कि निर्धनता का आकलन जो है इस आधार पर भी किया जाना चाहिए, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ अन्य कारकों को भी ध्यान। तो यूएनडीपी ने इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 1997 में जो है EHPI का कंसेप्ट दिया। EHPI को दो भागों में बांटा गया है, EHPI 1 और EHPI 2। EHPI 2 का संबंध EHPI 1 का संबंध विकासशील देशों से है, EHPI 2 का संबंध विकसित देशों से है। EHPI 2 का संबंध विकसित देशों से, EHPI 1 का विकासशील देशों से। अमर्त्य सेन का कहना है कि निर्धनता विकसित देशों में भी होती है, निर्धनता विकासशील देशों में भी होती है। निर्धनता के अलग अलग कारण होते हैं। निर्धनता किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं होती है, निर्धनता अलग अलग कारणों से उत्पन्न होती है। विकसित देशों में निर्धनता का कारण संसाधनों का अत्यधिक उपभोग किया जाना, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया जाना, वर्तमान को ध्यान में न रखना। केवल वर्तमान को ध्यान में रखना, भविष्य को लेकर के बहुत नहीं सोचना। जबकि विकासशील देशों में निर्धनता संसाधनों की कमी के कारण होती है। क्लियर हुआ? यह EHPI है। 1998 में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को इसी आधार पर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन को उनके निर्धनता संबंधी विचार के कारण। अब हम आगे बढ़ते हैं। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स MPI के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। MPI EMPI की अवधारणा 2010 में UNDP द्वारा दी गई। आपसे प्रश्न पूछा जा कि MPI की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? MPI की अवधारणा 2010 में UNDP द्वारा दी गई है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, जो आपको यहाँ पर मैंने UNDP के अनुसार निर्धनता बहुआयामी है। निर्धनता किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं होती है, निर्धनता अनेकों कारणों से उत्पन्न होती है। तो UNDP निर्धनता को मल्टी डायमेंशनल मापती है।
यूएनडीपी निर्धनता को बहुआयामी मापती है। यूएनडीपी के अनुसार निर्धनता किसी एक कारण से नहीं उत्पन्न होती है, बल्कि निर्धनता अनेकों कारणों से उत्पन्न होती है। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स भी भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के दृष्टिकोण पर ही आधारित है। अमर्त्य सेन ने कहा कि जो व्यक्ति जितनी अधिक सुविधाओं से वंचित होगा उतना ही अधिक गरीब होगा। कोई व्यक्ति जितनी अधिक सुविधाओं से वंचित होगा वह व्यक्ति उतना गरीब होगा। एमपीआई में 3 आयाम है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। अगर आप देखो तो हम क्लास नोट्स में भी हमने इसको मेंशन किया है। एमपीआई की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि एमपीआई में कितने इंडिकेटर क्या क्या, उसी को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एमपीआई में 3 आयाम होते हैं। आपसे पूछा जाए कि एमपीआई में कितने आयाम है, तो एमपीआई में 3 आयाम है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, एमपीआई में 3। एमपीआई में कहा जाता है कि व्यक्ति किसी गरीबी एक बहुआयामी अवधारणा, गरीबी किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं होती है, गरीबी अनेकों कारणों से उत्पन्न होती है। गरीबी को यूएनडीपी मल्टी पॉवर्टी के रूप में देखती है, मल्टी डायमेंशनल मानती है। यूएनडीपी ने इसी को लेकर के एमपीआई को डिफाइन किया। एमपीआई का मान 0 से 100 होता है। एमपीआई में बंचन स्कोर निकाला जाता। बंचन स्कोर यह बताता है कि व्यक्ति कितनी सुविधाओं से वंचित है। जितनी अधिक सुविधाओं से वंचित होगा व्यक्ति उतना ही गरीब होगा। एमपीआई में 3 जो है आपका आयाम है, मैग्नीट्यूड है, और इन 3 आयामों को यूएनडीपी ने 10 संकेतकों में विभाजित किया। जब वर्ष 2010 में यूएनडीपी ने एमपीआई का कंसेप्ट दिया तो कहा कि एमपीआई में 3 इंडिकेटर होते हैं, 3 आयाम होते हैं, 10 संकेतक। अब उसी के 3 आयाम में पहला शिक्षा। शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया। सकल नामांकन अनुपात, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, और दूसरा स्कूलिंग वर्ष, स्कूलिंग वर्ष। इन तीनों आयामों को इक्वल वेटेज दिया गया है। शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। कहा गया कि एक आपका सकल नामांकन अनुपात, दूसरा स्कूलिंग वर्ष के रूप में देखा गया है। सकल नामांकन अनुपात यह बताता है कि 4 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक के बीच के कितने प्रतिशत बच्चों का स्कूल में दाखिला हुआ है या नहीं। तो सकल नामांकन अनुपात 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों के स्कूल में एडमिशन की स्थिति को बताता है। स्कूलिंग वर्ष यह बताता है कि स्कूल में एडमिशन लेने के बाद बच्चा कितने वर्ष तक विद्यालय में टाइम स्पेंड किया।
बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने के बाद भी माँ बाप की आर्थिक स्थिति के कारण बच्चा जो है स्कूल छोड़ देता, बीच में ही स्कूल छोड़ करके वह अलग हो जाता है, माँ बाप के साथ काम करने लगता है। इसे स्कूलिंग। स्वास्थ्य की जब बात होती है तो स्वास्थ्य में दो इंडिकेटर है, शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। शिशु मृत्यु दर यह बताती है कि ऐसे बच्चे जिनकी मृत्यु जन्म के पहले वर्ष में ही हो जाती है उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 बच्चों के रिस्पेक्ट में मापा जाता। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 बच्चों के रिस्पेक्ट में मापा जाता है। दूसरा जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अर्थ होता है किसी देश के नागरिकों के संभावित जीने की अधिकतम उम्र जीवन प्रत्याशा कहलाती। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी विकास पर निर्भर करती है, खाद्य सुरक्षा पर, पोषण पर, चिकित्सा सुविधा, और यह सब कुछ इनकम पर निर्भर करता। यही स्थिति शिशु मृत्यु दर। अब जीवन स्तर को 6 संकेतकों में बांटा गया। जीवन स्तर की जब बात करते हैं तो यूएनडीपी ने शुरू में इनको 6 संकेत, पहला इसमें कहा गया था कि व्यक्ति या परिवार खाना कैसे बना रहा, ईंधन क्या वह गैस पर खाना बना रहा, उपला पर खाना, लकड़ी पर बनाना, एलपीजी गैस या किसका। दूसरा देखा जाता प्रकाश, उसके घर में प्रकाश का जरिया क्या है, क्या वह इलेक्ट्रिसिटी है या सोलर लैंप जला रहा या किरासन ऑयल का दीपक जला रहा, क्या प्रकाश विद्युत की बात की जाती है इसको लेकर। तीसरा फिर देखा जाता शौचालय सुविधा, उसके घर में रूटीन की सुविधा है कि नहीं है, इसके बारे में देखा जाता। ईंधन के बारे में देखा जाता, प्रकाश के बारे में देखा जाता। फिर उसके बाद देखा जाता आवास। यह सब कुछ हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि यह सब कुछ लिखा गया है कि उसके घर में जो कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन सी सुविधाएं नहीं है, इन सब के बारे में आपके स्टडी मटेरियल्स में लिखा आपको मिलेगा। हमने कहा कि ईंधन क्या है, प्रकाश क्या है, शौचालय की सुविधा क्या, आवास की सुविधा, जल। आवास उसका अपना आवास है तो उसकी मरम्मत पर कितना खर्च करा, अपना आवास नहीं है तो किराए का आवास, किराया कितना दे रहा, इस पर खर्च किया जा रहा। फिर छठा संकेतक है कि जो अन्य सुविधाएं या संपत्तियां, अन्य सुविधाएं या संपत्तियां, उस व्यक्ति के पास अन्य सुविधाएं क्या है, अन्य संपत्ति क्या है, इस आधार पर। तो यूएनडीपी ने यह शुरू में 10 संकेतक बनाया, सभी आयामों को इक्वल वेटेज दिया, लेकिन संकेतकों को इक्वल वेटेज नहीं दिया गया। जीवन निर्वाह को 6 भागों में बांटा गया, स्वास्थ्य को 2 भागों में बांटा गया, शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया। आपसे पूछा जाए क्या सभी संकेतकों के मान बराबर होते हैं या सभी संकेतकों को इक्वल वेटेज दिया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं, सभी संकेतकों को इक्वल वेटेज नहीं दिया गया, सभी संकेतकों को अलग अलग वेटेज प्रदान किया गया है। क्लियर हुआ? या तो
यूएनडीपी ने एएमपीआई का कंसेप्ट 2010 में लाई। यह निर्धनता मापने का एक नया तरीका है। इसमें 3 आयाम और 10 संकेतक शुरू में यूएनडीपी ने बताया। भारत में गरीबी से संबंधित आंकड़े योजना आयोग द्वारा जारी किया जाता, पर अब योजना आयोग नहीं है। तो जब योजना आयोग था तो गरीबी के संदर्भ में योजना आयोग द्वारा आंकड़ा जारी किया जाता था, लेकिन अब यह काम नीति आयोग द्वारा किया जाता। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा काम किया जाता। नीति आयोग राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एमपीआई को वार्षिक आधार पर जारी करती। अभी कुछ महीने पहले संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गरीबी संबंधी आंकड़े जारी किए गए। उसमें बताया गया भारत में गरीबी में कमी आ रही है। यूएनडीपी द्वारा गरीबी संबंधी आंकड़े जारी किए गए, उसमें भी बताया गया गरीबी में कमी आ रही है। तो आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते कि भारत में गरीबी में कमी आ रही है। सरकार ने जो वेलफेयर संबंधी स्कीम चलाई, उसके कारण भारत में गरीबी में गिरावट आ रही है। तो भारत में गरीबी में निरंतर गिरावट आ रही है। भारत सरकार भी कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें भी कर रही हैं। तो मित्रों, अभी गरीबी आकलन से संबंधित हमने विधियां डिस्कस किया। कल हम गरीबी से संबंधित कुछ और टर्म्स अवधारणाएं डिस्कस करेंगे। भारत में गरीबी को लेकर के समय समय पर जो समितियां बनाई गई हैं, प्रमुख कमेटियां बनाई गई हैं, उनके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको गरीबी को लेकर के जो मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया वह आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889879360 पर मैसेज के थ्रू कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। हम इसके लिए तत्पर हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए कटिबद्ध। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा एक बार पुनः आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बारे में दूसरों को बताइए, जिससे कि मैं इकोनॉमिक्स को लेकर छात्र छात्राओं में जो समस्या है उस समस्या का समाधान आपको उपलब्ध करा सकूं। मेरे प्रयास का लाभ उनको भी मिल सके। तो कल भी मैं पॉवर्टी से संबंधित तीसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 3, जिसमें हम लकड़वाला कमेटी, रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, हासिम कमेटी, प्रवण सेन कमेटी इत्यादि कमेटियों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। जय हिंद, जय भारत।